आजा तुझको पुकारे मेरे गीत, हम तुमसे जुदा होके। क्या आप जानते हैं कि गुलकार मोहम्मद रफ़ी ने मोहब्बत में शदीद धोखा खाया था और फिर सारी ज़िंदगी उन्होंने इस दर्द को अपने सीने में छुपाए रखा था। आज के वीडियो को दोस्तों मुकम्मल सुनिएगा। आपको मोहम्मद रफ़ी की पहली शादी, पहली मोहब्बत और फिर उनकी दूसरी शादी की मुकम्मल कहानी सुनाने लगा हूँ, जो आपने आज तक नहीं सुनी होगी। ये कहानी मुझे मोहम्मद रफ़ी के भाई ने सुनाई थी, जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ। मोहम्मद रफ़ी ने फिल्मों के लिए हज़ारों रोमांटिक गाने गाए, बल्कि ये कहा जाए तो गलत बात नहीं होगी कि उनके रोमांटिक गाने सुन सुनकर और गा गा कर लाखों करोड़ों लोगों ने रोमांस करना सीखा और उनकी मदद से अपनी ज़िंदगियों में मोहब्बत के एहसास को पैदा करके एक लाफानी इत्मीनान और शांति पाते रहे हैं। मगर लोग समझते हैं मोहम्मद रफ़ी ने ज़िंदगी भर कोई रोमांस नहीं किया था। आज तक यही बात कही जाती रही है कि मोहम्मद रफ़ी ने कोई रोमांस नहीं किया था क्योंकि उन्हें रोमांस करना पसंद नहीं था और इसको अखलाकी आवारगी या फिर जहनी आवारगी समझा करते थे। लेकिन ये बात इसलिए कभी सच नहीं हो सकती क्योंकि मोहम्मद रफ़ी रोमांस और इस रोमांस में जन्म लेने वाली मोहब्बतों के एहसासात, शिद्दत जज्बात, मोहब्बतों में जन्म लेने वाले रंजो अलम और खुशी के हर लम्हे और हर अंदाज को समझते थे, क्योंकि उनके इन गानों में ये सारे इंसानी जज्बात मौजूद थे जो वो गाकर पेश करते। तो फिर एक्टर्स उनके गाकर पैदा किए हुए जज्बात को अपनी एक्टिंग से पेश किया करते थे स्क्रीन पर। मोहम्मद रफ़ी मोहब्बत के दर्द से आशना थे, मगर फ़र्क यह है कि उन्हें ऐसा दर्द मिला था, ऐसी चोट लगी थी कि वो मोहब्बत को समझ तो गए, मगर मोहब्बत करने का फिर उन्हें दोबारा टाइम ना मिला। एक ही मोहब्बत करके वो डर गए थे। उस वक्त बचपन में ही वो मैच्योर हो गए थे। उनकी शादी हो गई थी और वो भी 13-14 साल की उम्र में। शादी मोहब्बत की तो ना थी, मगर इस शादी में उनकी पसंद शामिल हो गई थी। और फिर जब शादी हो गई तो उन्होंने अपनी बीवी से टूट कर मोहब्बत की। उसको अपना हर गाना सुनाते, उसको लेकर लाहौर के मेलों में ले जाया करते। लाहौर का शालामार बाग आज भी मोहम्मद रफ़ी की अपनी पहली बीवी और अपनी पहली मोहब्बत की गवाही देगा। शादी के बाद वो वहां जाते और घंटों बैठकर अपनी बेगम को गाने सुनाया करते थे। ये उनकी पहली शादी थी जिसको वो इंडिया में मुंतकिल होने के बाद खुद भी छुपाते रहे। बकौल मोहम्मद रफ़ी की बहू यास्मीन के घर में कभी मोहम्मद रफ़ी की पहली बीवी का जिक्र नहीं किया जाता था क्योंकि कोई पसंद ही नहीं करता था इस बात को। यास्मीन उनकी दूसरी बीवी बल्कीस के बेटे खालिद की बेगम है, जिन्होंने अपने ससुर पर किताब लिखी थी और मोहम्मद रफ़ी की पहली शादी का कोई ख़ास जिक्र नहीं किया। जो किया भी है वो भी मुबहिम है, क्योंकि मोहम्मद रफ़ी की दूसरी बेगम बल्कीस पसंद नहीं करती थी कि घर में कभी मोहम्मद रफ़ी की पहली बीवी बशीरा का जिक्र किया जाए। लेकिन आज हम आपको कुछ ऐसी बातें बताएंगे जो खुद मुझे लाहौर में मोहम्मद रफ़ी के छोटे भाई सदीक रफ़ी ने बताई थी। मोहम्मद सदीक ने बताया था कि रफ़ी भाई की शादी 14 साल की उम्र में हुई थी, जबकि यास्मीन साहिबा ने अपनी किताब में लिखा कि मोहम्मद रफ़ी की शादी 13 साल की उम्र में हुई थी। ये बात इसलिए मोतबर नहीं हो सकती कि 13 साल की उम्र में आमतौर पर लड़कों में बलोगत मशकूक होती है, अलबत्ता 14 साल की उम्र में लड़के बालिग हो जाते हैं। फिर यह भी बयान किया गया है कि मोहम्मद रफ़ी की शादी उनके गांव कोटला सुल्तान सिंह में हुई थी और उस ज़माने में वही मुकीम थे। मोहम्मद सदीक रफ़ी ने मुझे इसके बरक्स ये कहानी सुनाई थी। हम लोग तो बहुत छोटे थे जब लाहौर आ गए थे। मोहम्मद सदीक ने दाता साहब लाहौर के अक्ब में बलालगंज के उस घर के सामने वाली आबादी का जिक्र किया जहाँ बैठकर मैंने उनसे ये कहानी सुनी थी और उन्होंने बताया कि इस गुंजान आबादी वाली जगह पर उस वक्त खेत हुआ करते थे और यहीं पर मोहम्मद रफ़ी बचपन में गाया करते थे। वो लोहारी की दुकान पर भी जाया करते थे जहाँ बड़े भाई ने हजामत की दुकान खोली थी और लोग रफ़ी भाई से गाने सुनने आते थे और साथ हजामत भी बनवाते थे। फिर लाहौर में ही 1941 में एक मेला लगा था जहां KR सहगल ने गाना गाना था, लेकिन लाउड स्पीकर न लग सका। तो रफ़ी भाई जो बिल्कुल आम से नौजवान थे, उन्होंने मजमे को काबू में रखने के लिए गाना शुरू किया तो एक मौसीकार श्याम की नज़र उन पर पड़ गई और फिर आगे का सफ़र शुरू हो गया। गोया कहा जा सकता है कि मोहम्मद रफ़ी की 14 साल की उम्र में शादी हुई तो उस वक्त 1938 का साल था। 1941 में ही वो बम्बई जाने की जिद करने लगे थे कि उन्हें फिल्मों में गाने गाने हैं, तो अपनी पहली बीवी बशीरा को साथ ले जाना चाहते थे। उस वक्त उनके 2 बच्चे भी पैदा हो चुके थे। उन्होंने बशीरा को बहुत कायल करना चाहा, लेकिन वो नहीं मानी, तो उन्हें लाहौर ही छोड़ गए ये कहकर कि चलो मैं सेटल हो गया तो फिर बुला लूँगा। वो अपने दोस्त खालिद के साथ बम्बई चले गए और बम्बई के भिंडी बाज़ार में रिहाइश अख्तियार कर ली थी। सदीक रफ़ी ने कहा कि ये जो कहानियां बयान की जाती हैं कि 1947 में जब उनकी भाभी के माँ बाप और रिश्तेदार पार्टीशन में कत्ल हो गए तो उन्होंने फिर इंडिया जाने से ही इनकार कर दिया और तलाक ले ली थी। ये हकीकत बिल्कुल दुरुस्त नहीं, इसलिए कि बशीरा और मोहम्मद रफ़ी में तलाक 1942-43 में हो गई थी, यानी अभी बंटवारा नहीं हुआ था, ना ऐसे फसादात शुरू हुए थे। सदीक रफ़ी ने बताया था कि रफ़ी भाई ने लाहौर से अपनी बेगम को बम्बई लाने की कोशिशें की, लेकिन वो नहीं मानी। हालांकि उनसे उनके 2 बच्चे थे, एक बेटी और एक बेटा जन्म ले चुके थे। बशीरा किसी सूरत लाहौर छोड़कर नहीं जाना चाहती थी, लिहाजा मोहम्मद रफ़ी ने बशीरा के ही मुतालबे पर उन्हें तलाक देकर अपने दोनों बच्चों को फिर अपने पास रख लिया।
छोटे बच्चे थे, जबकि खुद मोहम्मद रफ़ी अभी कम से थे कि शोहर के बाद बाप का भी दर्जा उन्हें मिल चुका था और अब दिन रात वो अपने फ्यूचर के लिए मेहनत भी कर रहे थे। ऐसे में बच्चों को संभालना खुद बड़ा चैलेंज था। बेगम बशीरा तो खुद उन्हें चैलेंज देकर गई थी कि मैं तो जा रही हूँ, अब अपने बच्चों को तुम खुद संभालना। ये कैसी मोहब्बत थी, ये कैसा दर्द था जो मोहम्मद रफ़ी ने अपनी पहली बीवी से सहा था। वो तो प्यार और मोहब्बत से अपनी बीवी को रखना चाहते थे, लेकिन बशीरा ने उनके साथ क्या किया ये कोई नहीं बता सकता। मोहम्मद रफ़ी जब रंजो अलम की इस कैफियत में मुब्तला थे तो उस वक्त उनका सहारा हमीद भाई बने थे और उनकी बेगम ने फिर उन बच्चों को संभाला था। मोहम्मद रफ़ी हमीद भाई के साथ एक ही घर में रहने लगे थे। बशीरा के रवैया की वजह से तो मोहम्मद रफ़ी का दिल टूट गया था। वो अंदर से तो एक तरह से मर चुके थे, लेकिन अपने 2 छोटे बच्चों को देखकर वो दोबारा से जिंदा हो जाते थे। उस वक्त उनकी उम्र ही क्या थी, सिर्फ 20 साल। फिर उस दौर में उनकी जिंदगी में हमीद भाई की बेगम ने तब्दीली लाने का फैसला कर लिया। हमीद भाई पहले से शादीशुदा थे। उन्होंने जब देखा कि हालात अब बदल सकते हैं तो बिंडी बाजार को अलविदा कहकर उन्होंने एक घर किराया पर ले लिया और अपनी अहलिया मेहरुन्निसा और अपने साले जहीर को भी बंबई बुला लिया। इसका यह फायदा हुआ कि मोहम्मद रफ़ी को भी एक घर मिल गया। एक दिन मेहरुन्निसा के दिल में क्या आई, उन्होंने हमीद भाई से दिल की बात कह डाली और कहा क्यों ना अपनी बल्कीस की शादी रफ़ी से करा दी जाए। हमीद भाई एकदम चौंके, वो नहीं मानेगा। हमीद भाई जानते थे कि बशीरा का दिया हुआ जख्म रफ़ी कभी नहीं भूल पाएंगे, लेकिन उन्होंने जब मोहम्मद रफ़ी से इस मौजू पर बात की तो वो भड़क उठे और कहा ना हमीद भाई, मैं तुम्हारी साली से शादी नहीं कर सकता। वो 13-14 साल की लड़की है और मैं 2 बच्चों का बाप। हमीद भाई ने उन्हें समझाया तो क्या यूं ही अब रनवे बनकर जिंदगी गुजारोगे साहब? शोबिस की दुनिया में इस तरह झुलस कर रह जाओगे? और फिर ये भी तो देखो, तुम रात दिन स्टूडियो में रहते हो, इन बच्चों का क्या करोगे? सवाल गहरा था, चोट भी बड़ी गहरी थी। मोहम्मद रफ़ी ने ना चाहते हुए भी 1947-44 में मेहरुन्निसा की बहन बल्कीस से शादी कर ली। बल्कीस बेगम की उम्र उस वक्त 13 साल थी। बलोगत के पहले ही साल में वो ब्याह दी गई थी। एक रोज़ पहले वो स्कूल से आकर गुड्डे गुड्डी के खेल खेल रही थी। जब उनके घर वालों ने उनके हाथों में मेहंदी लगाना शुरू की तो वो चौंकी और समझी दरअसल वो उसके गुड्डी गुड्डे की शादी का सवांग रचाया जा रहा है। लेकिन जब दूसरे दिन मोहम्मद रफ़ी की दुल्हन बनकर वो उनके हुजले अरूसी में पहुंची तो तब एहसास हुआ उनका गुड्डा उनके सामने हकीकत बनकर बैठा हुआ है। शादी इंतहाई सादगी से हुई, सिर्फ छुहारे बटे, सेहरे के बगैर निकाह हुआ और वो भी वाजबी से सहागनों वाले आम से सूट में सिमट समटाकर सुहागन बन गई। बल्कीस से मोहम्मद रफ़ी ने टूट कर मोहब्बत की। फिर सारी जिंदगी उनका मोहब्बत उनकी बेगम ही रही। ये समय था ही ऐसा कि रोटी रोजी के लिए मोहम्मद रफ़ी को बड़ी मेहनत करनी पड़ती थी। निजी महफिलों में पंजाबी गाने गाते और 4 पैसे कमा लेते तो गुजर बसर हो जाती थी। कई साल यूं ही गुजर गए उन्हें अपनी पहचान बनाते हुए, लेकिन कोई तदबीर कारगर न हुई और इन सालों में बमुश्किल उन्होंने कुल मिलाकर चंद गाने गाए थे। उनमें से कई गाने लोगों की जुबानों पर भी चढ़ गए। फिल्म जुगनू का गाना यहाँ बदला वफा का बेवफा बेहद मकबूल और हिट हुआ, लेकिन मोहम्मद रफ़ी हिट ना हो सके। इसकी वजह यह भी थी कि उस दौर में उस्तादाने फ़न की कदर की जाती थी और पुख्तगी ही मेरिट थी और मोहम्मद रफ़ी के लिए तो बहुत सारे चैलेंजेस मौजूद थे। तकसीम के बाद उनकी तकदीर ने पांसा पलटा और यके बाद दीगर उन्हें गाने मिलने लगे। फिर दूसरी शादी उन्हें रास आने लगी। बल्कीस बेगम ने अपने मजाजी खुदा की बेपना ताबेदारी की और मेहनत से उनके आंगन को संवार दिया। एक वक्त की रोटी खाकर वो बुसीदा फटे पुराने कपड़ों में रहकर भी गुजारा कर लेती। उन्होंने अपने सौतेले बेटे सईद को हकीकी माँ से ज़्यादा प्यार दिया। उनके अपने बच्चे भी हुए, लेकिन सईद उनकी आंख का तारा था जिसे बाद में बरतानिया पढ़ने के लिए भेज दिया गया और वो फिर वहीं सेटल हो गए। अब बात करते हैं कि क्या वाकई बल्कीस साबका सोतन बशीरा का जिक्र घर में नहीं करने देती थी। तो ये बात इसलिए दुरुस्त मानी जा सकती है क्योंकि मोहम्मद रफ़ी जब भी बशीरा को याद करते थे या अपने बच्चों के बचपन की तस्वीरें दिखा करते थे, उनके जख्म ताज़ा हो जाते थे और वो उन रातों का हिसाब लगाने बैठ जाते थे जो उन्होंने रातों को बच्चों को लोरियां सुनाते हुए गुजारी थी और उन रातों में तन्हा ही बच्चों को संभाला करते थे। और बेगम बल्कीस नहीं चाहा करती थी कि मोहम्मद रफ़ी पुराने दिनों का जिक्र सुनकर उदास हो जाया करें। उन्हें मोहम्मद रफ़ी के दुख और दर्द का बहुत ज़्यादा एहसास रहता था, इसलिए वो नहीं चाहती थी कि उनकी बात से या उनके बच्चों के मुंह से कोई ऐसी बात निकले जो मोहम्मद रफ़ी का दिल दुखाए। आज पुराने